आपको पसंदीदा नेता कौन है? खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? खाली समय में मुझे क्रिकेट देखना ज़्यादा अच्छा लगता अगर राजनीति में नहीं आती क्या बनती? आपके मोबाइल पे सबसे ज़्यादा फ़ोन कौन करता है? सुबह जल्दी उठने वाला आप दोनों में कौन है? मैं उठती हूँ, सोती ही कम हूँ तो उठूंगी। आपके जीवन का सबसे यादगार दिन कौन सा था? मेरा यादगार दिन तो सबसे ज़्यादा यादगार दिन दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। आज हमारे साथ मौजूद हैं रुद्रपुर विकासखंड की ब्लॉक प्रमुख रीना गौतम जी और उनके साथ रीना गौतम जी के हस्बैंड जितेंद्र गौतम जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो पहला सवाल मैं रीना गौतम जी से लेना चाहूंगा। जी रीना गौतम जी, ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव आया? वही जो आपकी लाइफ पहले थी कि जैसे कि हाउसवाइफ की होती है, उसके बाद जब आप ब्लॉक प्रमुख बन गए तब क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में? सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी को। मैं रुद्रपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख रीना गौतम। और जैसा कि आपने सवाल किया है कि क्या क्या बदलाव आए, बदलाव तो बहुत आए, बहुत चेंजेस आए। कुछ जिम्मेदारियां बढ़ी, परिवार के साथ साथ ब्लॉक की जिम्मेदारियां बढ़ी। हमारे पास 55 ग्राम सभाएँ हैं, उन ग्राम सभाओं को देखना है। तो कहते हैं ना, जब पद बढ़ता है तो जिम्मेदारियां अपने आप बढ़ती चली जाती हैं। तो अच्छा भी लग रहा है, राजनीति में आके लोगों से पहचान हो रही है, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं हम, उनका समाधान भी कर रहे हैं। तो लोगों को उत्सुकता हो रही है हमसे कि ये हमारे लिए कुछ करने के लिए आए। जहाँ कहीं भी जा रहे हैं हम तो लोग कहते हैं कि पहले भी हमने ब्लॉक प्रमुख देखे थे लेकिन आपके जैसा कोई नहीं देखा है, जो जनता के बीच जाके आप अपना समय दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं छोटे, तो वो कहते हैं इतने छोटे बच्चों को आप कैसे छोड़ के आ जाते हैं? 2 साल की बेटी है मेरी। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? मैं जितेंद्र भाई से पूछना चाहूंगा। जी जितेंद्र जी, परिवार में कौन कौन है? नमस्कार। परिवार में हम 3 भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरा नाम इंजीनियर जितेंद्र कुमार गौतम है। और मेरे से छोटा भाई है, उसका नाम धर्मेंद्र कुमार गौतम है। और एक और छोटा भाई है, उसका नाम अमिताभ गौतम है। और माता जी है हमारी परिवार में, हमारी पत्नी है ये रीना गौतम, जो रुद्रपुर विकासखंड की ब्लॉक प्रमुख बनी है अभी। और जो छोटा भाई है धर्मेंद्र गौतम, उसकी वाइफ है कीर्ति गौतम। और जो सबसे छोटा भाई है अमिताभ गौतम, उसकी वाइफ कमलेश गौतम। तो सब लोग एक साथ रहते हैं? सब कंबाइंड रहते हैं। ज्वाइंट फैमिली है? ज्वाइंट फैमिली है। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा। एक बेटा एक बेटी। एक बेटा एक बेटी। और जो मेरे से छोटा भाई है धर्मेंद्र, उसके भी 2 बेटे, उसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे हैं उसके। और जो सबसे छोटा भाई है अमिताभ गौतम, अभी उसके एक बेटा है। हाँ। अच्छा चलिए, मैं रीना गौतम जी से पूछूंगा, कभी आपने पहले कभी सोचा था, चलिए चुनाव लड़ते टाइम कभी आपके दिमाग में आया था कि एक दिन मैं ब्लॉक प्रमुख बन जाऊंगी? दिमाग में मेरे तो नहीं आया था, लेकिन हम जब वोट मांगने जा रहे थे तो मेरी सासू माँ जब वोट मांगते थे तो पता नहीं उनके दिमाग में पहले ही से घूम रहा था, बोले ये ब्लॉक प्रमुख बनेगी। अच्छा। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था ना, हम जब भारतीय जनता पार्टी में मेरे पति शामिल हुए थे तो विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि ऐसी सीट आएगी तो आपको ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। हाँ, राजेश शुक्ला जी ने वहाँ हमारे ग्राम दरऊ में ही उन्होंने बोला था, जनता के सामने काफ़ी भीड़ थी जब उनका स्वागत किया गया था। तो मेरे सासू माँ के दिमाग में वही बात घूम रही थी कि इस बार ऐसी सीट आएगी तो हम ब्लॉक प्रमुख बनेंगे। तो जिस घर में भी जा रहे थे तो वो कह रही थी कि आप हमें वोट दीजिए, देखिए पहले आपने 3 बार हमें जिता रखा, इस बार हमारी बहू खड़ी हो रही है तो इस बार ये दावेदार हैं। तो एक घर में मैं गई भी थी, मोहम्मदन परिवार था, वहाँ एक आंटी थी, बोली मेरे से, उन्होंने सवाल भी किया था, बोली अच्छा आप ब्लॉक प्रमुख बनेंगी तो क्या करेंगी, सबसे पहले क्या जिम्मेदारियाँ? तो मैंने उनसे बोला था, देखिए सबसे ज़रूरी पानी और नाली सबसे ज़्यादा होती, क्योंकि दिक्कतें होती हैं। पानी अगर ना मिले जनता को, नाली अगर निकास ना हो तो बहुत गंदगी। हाँ, और लाइट तीसरी बात। बोली हाँ तो हम आपको ही वोट देंगे। तो उससे खुशी मिली कि लोगों ने हम लोगों को चुना। मतलब औरों के दिमाग में तो आ रहा था कि आप ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे, लेकिन अभी तक आपके दिमाग में नहीं आया था? मेरे दिमाग में नहीं आया था। आपको लग रहा था ब्लॉक प्रमुख बनेंगी? देखिए था क्या कि हमारे गांव के लोग, इस गांव के लोगों की मंशा ये थी, जो हमारे साथ के सपोर्टर थे वो सब लोग ये चाह रहे थे कि इस बार जो सीट है रुद्रपुर ब्लॉक की वो एससी आएगी। और एससी आएगी तो जाहिर सी बात हमें ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी बनना था राजेश शुक्ला जी की तरफ से। लेकिन अब वो कहते हैं कि एक ब्राह्मण के मुंह से कहा हुआ वर्ड था
उनकी ज़ुबान से, वो कहते 24 घंटे में एक बार सरस्वती ज़ुबान पे रहती हैं। और उन्होंने, शुक्ला जी ने बहुत बड़ी सभा में कहा था और वो गांव के लोगों ने सुना भी था। तो सीट भले ही ना आई लेकिन उन्होंने सामान्य में बना दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत धन्यवाद भी करता हूँ उनका कि उन्होंने हम जैसे एक मिडिल क्लास के लोगों को, मिडिल क्लास में जीवन यापन करने वाली फैमिली को, उन्होंने रुद्रपुर जैसे जो सदर ब्लॉक है, जो हेड क्वार्टर का ब्लॉक है, उसका जो ब्लॉक प्रमुख बनाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा मैसेज अनुसूचित समाज के लोगों में गया है इसका, और पूरे उत्तराखंड में इसका मैसेज गया है कि एक सामान्य सीट पर अनुसूचित समाज की बेटी को ब्लॉक प्रमुख बनाया है। तो इसके लिए शुक्ला जी का पूरे समाज ने धन्यवाद किया जहाँ भी गए हैं। खास तौर से किच्छा विधानसभा में तो हर गांव में हमारा स्वागत हुआ। मुझे नहीं लगता कि इस उत्तराखंड के अंदर 95 ब्लॉक हैं, इन 95 ब्लॉकों में किसी भी ब्लॉक प्रमुख का हमारे बराबर स्वागत हुआ हो आज तक। चाहे हमसे पहले जितने भी ब्लॉक प्रमुख रहे हो, किसी का इतना स्वागत नहीं हुआ होगा जितना हमारा हुआ। हर गांव में 2-2 बार स्वागत हुआ है हमारा। इतनी लोगों में उत्सुकता है हमारे बनने के बाद कि 2-2 बार लोगों ने स्वागत किया है। मैं एक सवाल पूछूंगा रीना गौतम जी से। जब चुनाव चल रहे थे तब आप घर घर जाकर वोट मांग रही थी, ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आया और आप ब्लॉक प्रमुख बन गई, उसके बाद जब आप पहली बार जनता के सामने गई तो वो अनुभव कैसा था? जब मैं पहली बार, क्योंकि जीतने के बाद मैं सुबह ही घर से निकली थी जिस दिन वोटिंग हुई थी अपने बच्चों को छोड़ के। तो मैं जब जीत के वहाँ निकली, वहाँ से पूरा हमारे साथ एक काफिला तैयार हुआ था। पूरे हम घूमे थे अपने ब्लॉक में। हमें उस समय राजेश शुक्ला जी ने पूरे में घुमाया। जब मैं अपने क्षेत्र में, अपने दरऊ में पहुंची तो मैं भावुक हो गई, मेरे आँखों से आंसू निकलने लगे कि, और वहाँ जो जितनी जनता थी वो सच में सभी भावुक हो गए थे कि इस पद पर लाके हम खड़े हो गए यहाँ। और घर घर जाके तो बहुत खुशी हुई और सब लोग बहुत ही खुश हुए। लड्डू बांटे गए जब जीते थे। पहली बात तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बन गए हम। बताओ, राजेश शुक्ला जी ने हमारे क्षेत्र को, हमारे गांव को इतना बड़ा पद दिया है, तो इससे बहुत जनता में बहुत अच्छा। पूरे चुनावों में, अगर पूरे चुनावों की बात करूं मैं, ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए शुरू से लेके आखिर तक जी, उस पूरे चुनावों के दौरान सबसे कठिन पल आपके लिए कौन सा था? सबसे कठिन पल उस टाइम मेरी बेटी थी 1.5 साल की। हाँ, और वो 1.5 साल की बेटी वो फीड मेरा करती थी, तो उसको छोड़ना सबसे कठिन पल लगता था। क्योंकि मैं जब राजनीति में थी तो जैसे ही फ्री होती थी तो दिमाग में मेरे वो बेटी आती थी। वो मेरी सासू माँ देखती थी, मेरी देवरानी जो 2 हैं वो देखती थी, तो इतना चिंता नहीं, लेकिन एक माँ के लिए उसके बच्चा सबसे ज्यादा, तो वही कठिन पल था मेरे लिए। अच्छा, राजनीति में शुरुआत कैसे हो गई? आप तो नाम के आगे आपके इंजीनियर लगा हुआ है, इंजीनियर जितेंद्र गौतम, तो राजनीति में कैसे आ गए? देखिए, राजनीति में मैं 2012 में बीटेक करने गया और 2016 में मेरा कंप्लीट हुआ। उस समय मेरे पिताजी बसपा में राजनीति करते थे, सक्रिय है। तो 2016 में उन्होंने मुझे किच्छा का विधानसभा अध्यक्ष बनाया था और 2017 तक मैं रहा। और 2018 में 24 सितंबर को मेरा बर्थडे था और मेरा बर्थडे हुआ। और 28 सितंबर 2018 को मेरे पिताजी की डेथ हो गई। यानी कि मुझे बनाने में, मुझे पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष बनाए उन्होंने, ऐसे ही हुए होंगे 20 दिन। 20 दिन के बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई। और मैं जब बीटेक कर रहा था तो मैंने पूछा क्या नौकरी करनी, क्या करनी है, तो उन्होंने कहा तू कंप्लीट पढ़ाई कर और घर आ। क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो एक अनपढ़ परिवार से थे, अनपढ़ थे, बिल्कुल अनपढ़ थे। लेकिन उनके पास जो नॉलेज उन्होंने लोगों से मिलकर इकट्ठी करी थी, जो नॉलेज उनके पास थी, मैं उस नॉलेज का सलूट करता हूँ कि उन्होंने अनपढ़ होने के बावजूद भी हम तीनों भाइयों को पढ़ाया, अच्छी पढ़ाई कराई। मैंने बीटेक किया, मेरे दूसरे भाई ने भी बीटेक किया है और तीसरा भाई भी अच्छा पढ़ा लिखा है। तो हम तीनों भाइयों को पढ़ाया। उन्होंने कहा कि राजनीति में मैंने पढ़े लिखे ना होने के कारण बहुत परेशानियाँ झेली है, आ तू और फिर सफ़र शुरू करते हैं। तो ये सफ़र मुझे मेरे परिवार से मिला, राजनीतिक विरासत में मिली है। मेरे ताऊ करते थे सबसे पहले राजनीति, फिर मेरे पिताजी ने किया,
फिर मेरे पिताजी के बाद मेरे परिवार के लोगों का भरोसा मेरे ऊपर बना और मैं फिर 2018 से सक्रिय राजनीति में रहा। चलिए मैं रीना गौतम जी के पास आऊंगा, इनसे पूछूंगा कि एक महिला और फिर ऊपर से एक दलित महिला को चुनाव लड़ने के लिए या फिर ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ब्लॉक प्रमुख के पद पर हैं इस वक्त, आपने किन किन चुनौतियों का सामना करा होगा जिसके बाद आप इस मुकाम पर पहुंची हैं। देखिए, चुनौती अब संविधान में हमारे बाबा साहब ने अधिकार दे रखा है, जब पढ़ाई का लेवल उन्होंने हमें दे रखा है, पढ़ लिख कर अब सरकार भी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, तो चुनौतियां तो आती हैं। सामान्य सीट पर लोगों ने कहा था, कई बार ऐसा हुआ था, विधायक जी ने जब हमें लड़ाया था तो वो बोल भी रहे थे कि आप एक ऐसी महिला को क्यों लड़ा रहे हैं, उनका राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने हम पर विश्वास दिखाया क्योंकि हम विश्वास पात्र थे। और वहाँ राजनीति में ये नहीं देखा जाता है कौन है सामान्य कौन दलित है, काम करने वाला उन्हें दिखा कि ये पहले उन्होंने विपिन भाई को भी लड़ाया था, लेकिन किसी कारणवश वो हो गए थे कि दो रंग की कहते हैं। मैं खुलासा भी करना चाह रहा था कि वो हैं तो बीजेपी के, लेकिन अंदर ही अंदर कांग्रेसी भी उनके साथ मिले हुए थे। जब इलेक्शन हम लड़ रहे थे तो हम निर्दलीय सीट से लड़े थे, हमने टिकट के लिए बोला भी था हाई कमान से, लेकिन हमें टिकट नहीं मिला, विपिन भाई को टिकट मिला था। और जब टिकट हमें नहीं मिला तो वो सोच रहे थे जब पार्टी ने टिकट इनको नहीं दिया तो ये हार जाएंगे। हमारे सपोर्ट में 25 क्षेत्र पंचायत सदस्य पहले ही थे, उन्होंने मुझे बोला भी था कि हम आपको टिकट देंगे। हमने वीडियो भी भेजी थी हाईकमान को जब उन्होंने बोला था कि रीना गौतम को हम ब्लॉक प्रमुख बनाना चाहते हैं। और इस बात को विधायक जी ने भी बोला था। अब विधायक जी के ऊपर ये मुद्दा उठ गया था कि ये निर्दलीय पार्टी से अलग जाकर किसी निर्दलीय का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उन्होंने बोला था मैं निर्दलीय का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो अंदर ही अंदर गुट बना हुआ है मैं उसका खुलासा कर रहा हूँ। जब विपिन भाई लड़ रहे थे उनकी वाइफ थी ममता जलोत्रा, और उसी ज्येष्ठ प्रमुख के जो पर्चा भरा था वो थी हमारी जो जितेंद्र कौर ना, विपिन भाई के जो ज्येष्ठ प्रमुख थी, वो साहब सिंह की जो वाइफ है वो कांग्रेस से हैं। तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस से मैं किसी से हाथ मिलाती हूँ, मेरे साथ जैसे मेरे 2 कनिष्ठ और ज्येष्ठ प्रमुख खड़े हुए थे वो बीजेपी के थे। एक हमारी भारती जी थी गिद्धपुरी से और एक ज्येष्ठ प्रमुख हैं हमारे बागवाला से, तो वो बीजेपी के हैं। अगर मैं किसी कांग्रेस को यहाँ अपना टिकट दे देती कनिष्ठ का तो हम तो 2 गुट में हो जाते। तो इसमें उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने कहा देखो दलित से और अनुसूचित समाज से या सामान्य सीट से कोई मतलब नहीं होता है, हम पार्टी के लिए सपोर्ट किसका कर रहे हैं, पार्टी के लिए निष्पक्षता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अंदर ही अंदर किसी और पार्टी का सपोर्ट करें और बाहर से हम दिखाएं हम बीजेपी के हैं। तो इससे थोड़ा तो प्रेशर बना था कि अनुसूचित समाज से और समान लोग बोल रहे थे कि समान सीट पे आपने उनको बिठा दिया, अब जब अनुसूचित सीट आएगी तब तो उनकी है ही, उन्हें कोई नहीं हटा सकता वहाँ से। तो इसमें थोड़ी तो परेशानी हुई थी, लेकिन अच्छा लगा, चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा और कई परेशानियाँ भी ऐसी आई थी जो हमें झेलनी पड़ी। जैसे विधायक राजेश शुक्ला जी को अगर हम हार जाते तो अपना कैरियर पे उनके कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होता। तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगी जनता के भी और अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जिन्होंने मुझे ये 25 वोट दे के जिताया था। तो कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा तभी आपके ऊपर इतना बड़ा दाव खेला। अपना राजनीतिक कैरियर उन्होंने आपके ऊपर दाव पर लगा दिया। हम राजनीतिक कैरियर उसी के ऊपर लगाते हैं जब विश्वास होता है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड जब पार्टी में शामिल हुए थे राजेश शुक्ला की तरफ, तो वो निष्पक्षता से बिल्कुल, अगर कोई पार्टी का काम है तुरंत, ये नहीं कि कोई बोल रहा है हमें राजनेता बोल रहा है कि ऐसा करके, तो बहाना, एक दिन भी बहाना नहीं किया उन्होंने। मेरी नई शादी हुई थी तो ये राजनीति के काम में अपने रात के 1-1 बजे तक रहे हैं, इन्होंने अपना पूरा समय राजनीति को दिया है पार्टी। चलिए उसी सवाल पे मैं आता हूँ, जब चुनाव चल रहा था तो घर का माहौल कैसा था? जैसे आप कह रही हैं 1-1 बजे तक ये पार्टी में रहते थे, वहीं पे टाइम देते थे, तो घर का माहौल कैसा रहता था उस टाइम पर? घर का माहौल ऐसा ही था, ये
सुबह ही 6 बजे निकल जाते थे। 5 बजे जब 5 बजे फील्ड में चले जा रहे थे, रात को दिन में अगर खाना खाना है तो आ रहे थे, नहीं खाना है तो कहीं बाहर ही खा लिया। क्या पार्टी में खाना नहीं मिलता? देखिए, जब सुबह सुबह निकलते थे, जब हम शुक्ला जी के साथ में आया 2022 के चुनाव के बाद, जिस दिन से शुक्ला जी के साथ हम जब शुक्ला जी के साथ आए थे तो कोई शर्त नहीं रखी थी, हमने अपनी कोई डिमांड नहीं रखी थी, बिल्कुल निस्वार्थ हम शुक्ला जी के साथ भाजपा में ज्वाइन किया। और जिस दिन से ज्वाइन किया तब से लगातार जो आदेश पार्टी का मिला या कोई भी आदेश राजेश शुक्ला जी का मिला, उस पर पूरा फॉलो किया और 100% प्रयास किया रिजल्ट देने का, और रिजल्ट दिया भी। जहां उन्होंने जिस काम से लगाया या पार्टी ने जो काम दिया, तो उसको पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ उस काम को सफल करके दिखाया। या जो भी कार्यक्रम मिले, जो प्रोग्राम मिले, उन सभी प्रोग्रामों को पूरा ईमानदारी के साथ सफल किया। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने सेगमेंट 3 पर। इस सेगमेंट में हम पति से पूछते हैं कि वो पत्नी को कितना जानती हैं, और पत्नी से पूछते हैं कि वो पति के बारे में कितना जानते हैं। तो इस सेगमेंट को शुरू करते हैं। मैं आप दोनों को एक एक मार्कर और कुछ पेपर मैं आपको दूंगा। पहले मैं रीना गौतम जी से पूछूंगा जितेंद्र जी के बारे में कि ये अपने पति के बारे में कितना जानती हैं। तो पहला सवाल ये रहेगा, आप देखिए चीटिंग मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? बिल्कुल चीटिंग नहीं यहाँ पर। और आपको पहला सवाल ये है कि इनका पसंदीदा खाना क्या है। पहले आप आंसर लिख दीजिए, इनसे छुपा के लिख दीजिए। आप थोड़ा सा उधर को घूम जाइए, उधर को लिखिए, फिर देखते हैं कि इनका पसंदीदा खाना क्या है। और छुपा लीजिए जी। अब आप लिखिए। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। एक बार सवाल ये था कि जितेंद्र जी का पसंदीदा खाना क्या है। एक बार आप कैमरे पे दिखाइए, आपने क्या लिखा है? कड़ी चावल। और आप दिखाइए, अरहर की दाल और कड़ी चावल। आधा जवाब तो इनका सही है। एक्स्ट्रा लिख दिया इन्होंने। नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, अरहर दाल भी पसंद है। अच्छा, चलिए बढ़िया बढ़िया। चलिए इसके बाद हम दूसरे सवाल पर आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। और इस बार आप पहले अपना जवाब लिख दीजिए। जितेंद्र जी को घूमने के लिए सबसे ज्यादा कौन सी जगह पसंद है? अगर इन्हें छुट्टी मिले तो कौन सी जगह पर ये जाना चाहेंगे? आप जवाब लिख दीजिए। आप भी लिख दीजिए उधर से। लिख दी दोनों ने। वो पहले ही हंसने लग गए, वो पहले ही हंसने लग गए। मतलब मैंने तो देखा नहीं देखा नहीं, देख लिया दिखाई, एक बार कैमरे को दिखा दीजिए। आप दिखा दीजिए। क्या लिखा है? गोविंदपुर। मेरे मायके में घूमना पसंद है सच में। देखो, मैं इसलिए जाता हूँ ना वहाँ पर। अच्छा, जब एक दिन की छुट्टी मिलती है वहाँ क्या, वहाँ फोन में ना सिग्नल नहीं आता। गोविंदपुर क्या है? इनकी चॉइस चेंज हो गई। पहले जब शादी हुई थी, इन्हें पहाड़ों में घूमना बहुत पसंद था। ऐसा है ना, अब लोड इतना हो जाता है, अगर कभी घूमने का मन करे तो फोन ना। मतलब आपकी फेवरेट जगह इनका मायका है। मायका इसलिए है, आपकी ससुराल। हाँ, इसलिए है कि वहाँ पर ना सिग्नल नहीं आते। अच्छा। हाँ, फोन में जब सिग्नल नहीं आता तो कोई डिस्टर्बेंस होता नहीं, फिर पूरा आनंद रहता है। अच्छा, हाँ, आपने क्या लिखा था? पहाड़ों में। हाँ, क्योंकि जब शादी हुई थी ना हमारी, नहीं तो हमने इनसे पूछा था कहाँ भाई आपको पसंद है, तो ये बोल रहे थे पहाड़ों में जो ताजी हवा होती है ना, मिलती है, उससे सुकून मिलता है। तो अब क्या हुआ? लेकिन तब अब ये चेंज हो गई है। चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं। आप घूम जाइए और बताइए जितेंद्र जी का पसंदीदा त्योहार कौन सा है? एक बार आप दिखाइए। आपने लिखा है अंबेडकर जयंती। एक बार कैमरे में दिखा दीजिए। अंबेडकर जयंती। और जितेंद्र भाई ने भी लिखा है अंबेडकर जयंती। चलिए बढ़िया, इस पे तो दोनों एक राय हो गए। घूमने वाले मैटर पे अलग थे। चलिए चौथे सवाल की तरफ आ जाते हैं। अगर जितेंद्र जी को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो ये कौन सा काम करना पसंद करेंगे?
छुट्टी लेके इनके फोन ही इतने आते कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। एक दिन के लिए इनका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, सुबह सुबह छुट्टी के दिन मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, तो बताइए क्या करेंगे दिन भर? हाँ ना, लिख के बताइए, लिख के वो आपका लिखेंगे। मैं बताऊंगी, मैं क्लियर बात बताऊंगी। लिख दिया आपने? आपने भी लिख दिया? एक बार दिखाइए आपने क्या लिखा है। जब छुट्टी होती है मेरी तो मैं हमारे गांव में एक मुरारी लाल जी है, चाचा जी, चाचा हमारे। अरे बिल्कुल सही है, यही मुरारी लाल जी के चाचा जी। आपने क्या लिखा है? मुरारी लाल जी के पास बैठना पसंद ये है। पूरे गांव की खबर अच्छा। वहीं से लेते हैं। सब वहाँ पहुँच जाओ तो सब अपडेट रहता है वहाँ। चलिए बढ़िया बढ़िया। तो एक सवाल पे इन्हें आपके बारे में पता नहीं था, जो पहाड़ों वाला सवाल था, ये बस। चेंज हो गया था ना इनका। हाँ वो चेंज हो गया। चलिए अब मैं इनसे पूछूंगा ये आपके बारे में कितना जानते हैं, जी। ठीक है? तो अब चलिए पहले सवाल पे आ जाते हैं। अब आप बताएंगे, ठीक है, रीना जी का पसंदीदा त्योहार कौन सा है? आप उधर से लिख लीजिए। अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जयंती। चलिए ठीक हो गया। अब दूसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं। दूसरा सवाल लिखिए, आप लिखिए इनका फेवरेट कलर। रीना गौतम जी का फेवरेट कलर आप लिखिए। आप अपना लिख दीजिए जो आपको फेवरेट पसंद है। रीना गौतम जी ने लिखा है पीला। एक बार कैमरे में दिखा दीजिए, पीला, पीला कलर। और आपने क्या लिखा है? सफेद पीला। सफेद और पीला। चलिए आपने वो दो वाला लिखा, जैसे कि उन्होंने दो आंसर लिखे थे। चलिए एक सवाल और पूछूंगा, आप इसमें लिखिए कि रीना गौतम जी का फेवरेट हीरो कौन सा है? फिल्म स्टार कौन सा पसंद है? हीरो। ये तो टफ सवाल है। नहीं हीरो। अब शादियों कितना टाइम हो गया? अब शादी 5 साल हो गए। 5 साल हो वैसे गए। भी हीरो मेरा कोई फेवरेट नहीं रहा। अच्छा। अगर खेल पूछेंगे तो ये अच्छा, शायद बता चलिए पाएंगे। चलिए सवाल चेंज कर देते हैं, ठीक है? सवाल चेंज कर देते हैं। सवाल में ले लेते हैं, आप इधर को लिखिए कि ये बताइए कि आज रीना गौतम जी क्या चूड़ी पहनकर आई है? नहीं। तो मैं लिखूं उसमें? देखिए सवाल चूड़ी का क्या है कि जैसे पहले चूड़ी पहनती थी, अब जब से राजनीति में सक्रिय हुई हैं तो चूड़ी कम पहनती है, क्योंकि उनको संभालना भी होता है, बार बार चेंज करना भी होता है, तो चूड़ियाँ कम पहनती है, कड़े पहनती हैं और एक हाथ में बहुत पहनती है। अच्छा, चलिए इस मामले में तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं आपको। हाँ। चलिए एक लास्ट सवाल लेते हैं और लास्ट में आप बताएंगे कि रीना गौतम जी को खाने में क्या पसंद है? पता है? लिखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिखा है आपने? मैं लिखा साग सभी प्रकार के। साग सभी प्रकार के। मेथी पालक का ज्यादा साग, है, अच्छा। चलिए आपने पहले ही जवाब दे दिया था, पता ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितना जितना आप इनके बारे में जानती हैं उतना ही ये आपके बारे में भी जानते हैं। तो ये तो कहते हैं ना कि जोड़ियां आसमानों पे बनती हैं, तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि ये जोड़ी आसमान से ही बन के आई है। अच्छा, जब लड़ाई होती है तो लड़ाई की शुरुआत कौन करता है घर में पहले? लड़ाई कहाँ होती है? हमारी लड़ाई होती नहीं होती? वो ये नहीं कहती भाई मैं ब्लॉक पर भूखूं, मेरे आगे मत बोलना। कभी लड़ाई इस तरीके की होती नहीं हमारी बीच। कभी हमारी शादी को अब 26 मार्च को 5वीं एनिवर्सरी है हमारी, आज तक हमारे बीच झगड़ा नहीं हुआ। ठीक, एक बार भी लड़ाई नहीं हुई? ना, लड़ाई अच्छा। नहीं हुई। अगर कभी झगड़ा ये तू मैं भी नहीं होती? ना ना, अच्छा। कभी ऐसा होता है ना, ये प्रेशर में ज्यादा हूँ तो तेज बोल जाते हैं, तो मैं बस गुस्सा हो जाती हूँ। मैंने कहा, मेरी गलती नहीं, मेरे पे गुस्सा मत दिखाया करो। अच्छा। वैसे लड़ाई नहीं होती है कभी। चलिए अब आपके साथ हम सेगमेंट 5 खेलेंगे। ये है रैपिड फायर राउंड, ठीक है? ये रख दीजिए, इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें आपको बिना सोचे समझे तुरंत जवाब देना है और इसमें हम कट भी नहीं लगाएंगे। बिना सोचे समझे जवाब देना है, इसमें कोई कट नहीं लगेगा। और इसमें 6 सवाल हैं, ठीक? पहला सवाल पूछ रहा हूँ, आपका पसंदीदा नेता कौन है? मायावती। खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? खाली समय में मुझे क्रिकेट देखना ज्यादा अच्छा लगता अगर राजनीति में नहीं आती क्या बनती? है। राजनीति में नहीं आती तो टीचर बनती। आपके मोबाइल पे सबसे ज्यादा फोन कौन करता है? मेरी सिस्टर। सुबह जल्दी उठने वाला
आप दोनों में कौन है? मैं उठती हूँ, सोती ही कम हूँ तो उठूंगी। आपके जीवन का सबसे यादगार दिन कौन सा था? मेरा यादगार दिन तो सबसे ज़्यादा यादगार दिन शादी का ही है। ब्लॉक प्रमुख वाला पहली बार पूरी रात जगी थी बस। रात को नाइट को शादी हुई थी। अब आ जाते हैं अपने अपने हम फाइनल सेगमेंट की तरफ, जो कि है हमारा जनता के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे आप? ठीक है, जनता के लिए अगर हम बात करें कि जैसे ब्लॉक प्रमुख हैं आप, एक बहुत अच्छा खासा अहमियत वाला पद आपके पास है जिससे आप बहुत ज़्यादा विकास कर सकते हैं। तो अगर विकास की बात आए तो जिस क्षेत्र से, जिस विकास खंड से आप आते हैं, तो उसके लिए आपने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा कि भाई अब हमें 5 साल ये विकास करना है। तो क्या क्या आइडिया है आपके दिमाग में? देखिए, जिस दिन से ब्लॉक प्रमुख बने हैं उस दिन से लगातार सबसे पहले क्षेत्र का भ्रमण किया, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो जन समस्या हैं, जो काम अभी तक जिन लोगों ने किसी उन कामों पर ध्यान नहीं है, हमारा सबसे पहला काम था कि हमारा रुद्रपुर ब्लॉक हेडक्वार्टर का ब्लॉक है, उत्तराखंड के अंदर आदर्श ब्लॉक कैसे बने। तो सबसे पहले हमने अपने जो ब्लॉक का जो हमारा सभागार है, जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारे स्टाफ को बैठने की जगह है, उसको फिट किया। उसके बाद हमारा प्रयास है कि हम अपने रुद्रपुर ब्लॉक को आदर्श ब्लॉक बनाएं, और आदर्श ब्लॉक जब बनेगा जब आदर्श गांव बनेंगे, तो सभी गांव साफ़ सुथरे हों, स्वच्छ हों, नालियाँ साफ़ सुथरी हों। और हमने ऐसे पॉइंटों को चुना है कि मैं प्रत्येक गांव में हमने भ्रमण किया, और जब देखिए आप क्षेत्र में जाओगे तब आपको वास्तव में धरातल पर किस चीज़ की कमी है आपको पता चलेगी। आप मेरे ब्लॉक में किसी भी ग्राम सभा में पूछ लीजिए कि उस गांव में सबसे मेन समस्या क्या है, तो मैं आपको फट से बता दूंगा कि उस गांव में सबसे मेन समस्या ये है। क्यों? क्योंकि मैंने हर गांव का विजिट किया गहनता से, खाली हवा ही नहीं किया, हर गांव की मैं गलियों में घूमा हूँ, और उन गलियों में घूम के जो कार्य योजना बनती है हमारे क्षेत्र की, वो योजना हम तैयार करते हैं। और वास्तव में हमने ऐसी योजना तैयार की है जो धरातल पे जब उनका काम चल रहा तो लोग उसका वाहवाही कर रहे हैं, और लोग वास्तव में पहली बार इस ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर ब्लॉक में अनुभव कर रहे हैं कि वास्तव में कोई धरातल पर काम करने वाला कोई ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर बने हैं। चलिए, मैं आपसे पूछूंगा, गांव की महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? गांव की महिलाओं के लिए मैं संदेश तो यही दूंगी, क्योंकि देखिए आज अब समय ये आ गया है कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो सबसे पहला संदेश तो यही है कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उन्हें समझाएं कि हर क्षेत्र में अब बेटियां बढ़ रही हैं। तो महिलाएं पहले ये सोचती थी, उनकी सोच ये थी कि हम बस बड़े होकर चूल्हा चौका करना, शादी करनी है, बस इससे आगे उनकी सोच नहीं बढ़ी। लेकिन आज की महिलाओं की सोच ये है कि अब अभी हमने देखा है कि हमारी किच्छा की बेटी एक IAS बनी है, 46 रैंक हाँ, और 46वीं रैंक जो उनकी आई है। तो ये महिलाओं के लिए आगे बढ़ने की सबसे अच्छी प्रेरणा उन्होंने दी है कि देखिए अगर हम कोशिश करेंगे तो हर चीज़ को पा सकते हैं। चूल्हा चौकाई महिलाओं के लिए नहीं है, तो हर क्षेत्र में उनके लिए आगे काम हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत महिलाओं के लिए अभी उन्होंने जो समूह की प्रक्रिया निकाली है उसके द्वारा भी देखिए कितनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, रोजगार मिल रहा है उन्हें, अपने आप में वो सक्षम हो रही हैं। वो जो 100 रुपये मंथली या हफ्ते में जमा कर रही हैं, वो आगे किसी के आगे ये नहीं कह रही कि हमें ये ज़रूरत है, हमें पैसे दीजिए। वो अपने समूह से निकाल के उस चीज़ को रोज़गार के लिए तैयार कर रही हैं, और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रही हैं। तो बहुत महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मैं और उनसे यही कहूँगी कि आप परस्पर प्रयास करते रहिए महिलाओं के लिए। बहुत बहुत आगे सब कुछ है, ये चूल्हा चौका ही नहीं है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है महिलाओं के लिए। जैसे मैं बाहर निकल के आई, मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाया है, आगे चलकर मैं क्या पता, राजनीति यही नहीं है, राजनीति लंबी है, अगर करूँगी तो आगे भी समय है बहुत। तो इसलिए महिलाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि आप बढ़िए और निकलिए बाहर, लोगों को अच्छे से अच्छे समझाइए कि ये रोज़गार जो है या बैंकिंग में है या पढ़ाई में है, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि हमारी गरीब परिवार की महिलाएं होती हैं, कहती हैं हमें खाना ही नहीं हो पा रहा है, तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। आज सरकारी स्कूल से निकलकर हमारे DM SDM बन रहे हैं। अगर बच्चा प्रेशर उसके माइंड में ना डालो, आप कहो उससे कि ये पढ़े, अपने आप में सक्षम हो,
तो वो सरकारी स्कूल मैंने अधिकतर देखे कि सरकारी स्कूल से जाके डीएम बन रहे हैं, एसडीएम बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तो हमारे जो अभी मेरी बात हुई थी हमारे विकासखंड ब्लॉक में जो बीडीओ साहब हैं वो सरकारी स्कूल से नवोदय स्कूल में पढ़े हैं। उनसे मैंने एक बार पूछा था तो बोले नहीं, सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई, लोग समझ नहीं रहे हैं। तो इसके लिए बस यही संदेश दूंगी कि महिलाएं आगे से आगे आएँ और अपना अच्छे से अच्छा करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे कार्यक्रम में आए, और कार्यक्रम में आपके आने से एक नई जान फूंक गई। और ये आपका जो मैसेज जाएगा ये युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, और जो आपका जो वर्ग है, जो ओवरऑल जिस ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र को हमेशा पिछड़ा क्षेत्र समझा जाता है, उस क्षेत्र के लोगों के लिए भी काफ़ी प्रेरणादायक रहेगा। तो ऐसे ही हम और मेहमानों को आपसे रूबरू कराते रहेंगे। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।